नमस्ते विद्यार्थियों, मैं राजेश पालावत प्रयास ऑनलाइन स्टडी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। स्टेट लेवल का जो अपना संस्कृत का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की और उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके साथ आया हूँ। अपन बात कर रहे हैं संस्कृत विषय की, तो ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगा। मैं बार बार एक ही शब्द काम में ले रहा हूँ क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी जो है वो टॉपिक क्लियर करना चाहते हो। तो अपन अत्यधिक तीव्रता के साथ, आपका समय ज़्यादा नहीं जाए, अपन इस सॉल्यूशन के पास पहुंचते हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ एक बार। अगर आपको पेपर अच्छा लगे और हमारी ये मुहिम अच्छी लगे तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप इसको लाइक जरूर करें। किसी प्रश्न में कोई आपत्ति हो, संदेह हो, संशय हो, वो भी आप सेंड करें, जिससे आपको उस समस्या का समाधान प्राप्त हो सके, है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे, पेपर अच्छा लगे, आंसर अच्छे लगे, प्रश्न अच्छे लगे, तो आप जरूर बताइए। कहीं कोई दिक्कत हो, कमियां हो, वो भी आप बताइएगा। ठीक है। पहला प्रश्न अपन लेते हैं कि माध्यमिक कक्षायाम भाषा शिक्षण अतीव प्राधान्यम अस्ति। माध्यमिक कक्षा में भाषा जो शिक्षण है अतीव प्राधान्यम अस्ति, उसमें सबसे ज़्यादा प्रधानता किसकी है? तो माध्यमिक कक्षा में जो प्रधानता रहती है, माध्यमिक कक्षा में जो प्रधानता रहती है वो अर्थ काठिन्य की प्रधानता नहीं रहती, तत्वलोचन की प्रधानता नहीं रहती, भाव निर्माण की प्रधानता नहीं रहती। भाषा का ज्ञान करवाना सबसे आवश्यक होता है। माध्यमिक कक्षा में भाषा शिक्षण में सबसे ज्यादा प्रधानता है, भाषा का ज्ञान ही उसमें प्रधानता रखता है, तो भाषा ज्ञान रहेगा। अगला जो अपना प्रश्न बनता है कि यदि शिक्षक शिक्षणेन सह स्वेंगात्मक उष्णताम अपि प्रतिपादयन्ति तदा तस्य शिक्षणम भवति। यदि शिक्षक जो है शिक्षण के साथ संवेगात्मक उष्णों का भी प्रतिपादन करता है तब शिक्षण होता है ना। संवेगों के साथ शिक्षण, किसके साथ शिक्षण? संवेगों के साथ जो शिक्षण होता है ना, वो शिक्षण हमेशा क्या होता है? मंद नहीं होता है। त्वरित का मतलब शीघ्र, शीघ्र नहीं होता है, सामान्य नहीं होता है, वो प्रभावी होता है। संवेगों के साथ की गई शिक्षण जो विधि है वो हमेशा विद्यार्थियों क्या होती है? प्रभावी। याद रखना, शिक्षक संवेगों के साथ शिक्षा करवाएगा, संवेगात्मक शक्ति के साथ शिक्षा करवाएगा, वह क्रिया हमेशा क्या होगी? विद्यार्थियों के लिए प्रभावी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं, इसमें 83 वाला प्रश्न है ना। तो 83 वाला प्रश्न जो है वो क्या कहता है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। भाषण कौशल संपादनाय साधनम विद्यते। भाषण कौशल के संपादन के लिए, चतुर्थी विभक्ति, भाषण कौशल के संपादन के लिए साधन उपलब्ध है। क्या भाषण कौशल? बोलने की कला आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बोलने की कला सुनने की, कथा श्रवणम नहीं, कहानी सुनने से नहीं, पद क्रीड़ा शब्दों का गेम खेलने से नहीं हो सकता, पढ़ने से भी नहीं, अभ्यास से। आप में बोलने की कला तभी आ सकती है जब आप क्या करें? नित्य, नियमित, निरंतर, अनवरत बोलने का अभ्यास करेंगे तो आप में बोलने की क्या आएगी? कला आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिप्राय प्रकटन से साधनम वर्तते। अभिप्राय, अपने अर्थ को, अपने मनोभाव को प्रकट करने का साधन क्या है? तो बिल्कुल ये स्पष्ट सी बात है कि अपने मनोरथ, अपने मानसिक विचारों के, मनोभावों को व्यक्त करना, दूसरे तक पहुंचाने का जो मार्ग है, जो माध्यम है, वो हमेशा क्या होती है? भाषा होती है। शिक्षा से हम सीखते हैं, शिक्षक तो अलग अर्थ है, परीक्षा भी नहीं, भाषा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? प्रश्न अच्छे लगे तो इसको आप लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। कहीं कोई दिक्कत हो तो भी आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट जरूर व्यक्तिगत रूप से देखूंगा। 85 वाला प्रश्न कहता है कि विश्वविद्यालय आयोगे सदस्य आसन। विश्वविद्यालय आयोग में सदस्य, विश्वविद्यालय आयोग में सदस्य कितने होते हैं? 10। याद रखोगे, विश्वविद्यालय आयोग में सदस्य होते हैं 10। अगला क्वेश्चन है 86, इसको पूरा अपन स्क्रीन पे ले लेते हैं। 86 वाला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या पूछा है, क्या कहा है, पढ़ते हैं। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कदा संगठिता। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कब संगठित की गई? प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा कार्य योजना, आपको पता है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा कार्य योजना 1968 वर्षे, अर्थात 1968 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना का संगठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना आता है
वो आता है 87 वाला। 87 क्वेश्चन क्या कहता है? एनसीईआरटी इति संस्था कस्मिन् क्षेत्रे कार्यम करोति। यह एनसीईआरटी जो है संस्था, जो है एनसीईआरटी नाम की जो संस्था है, वो किस क्षेत्र में कार्य करती है? राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण, राष्ट्रीय युवा शिक्षण क्षेत्र, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परिषद है। बिल्कुल इसमें ध्यान रखना है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण का कार्य जो है इसका क्षेत्र है किसका? एनसीईआरटी का, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण कार्य क्षेत्र किसका है? एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं 88 वाला प्रश्न। क्या कहा है कि कह सिद्धांतः क्रियाशील सिद्धांत इति नामना ज्ञायते। कौन सा सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत इस नाम से जाना जाता है? कौन सा सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? और ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्रियाशील का सिद्धांत हमेशा कौन सा सिद्धांत होता है? अभ्यास का सिद्धांत होता है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है अपना कौन सा? 89। ग्रहणम उद्देश्यम अनयो कौशलयो। इन कौशल का उद्देश्य है क्या? उद्देश्य क्या है? ग्रहणम, है ना। उद्देश्यम अनयो, अनयो इन कौशलों का उद्देश्य है ग्रहण। ग्रहण कौशल करने वाले कौन से हैं? देखिए, श्रवण, सुनना और पढ़ना, सुनना और बोलना, बोलना और लिखना, पढ़ना और लिखना। पढ़ने और लिखने से, भाई पढ़ने से तो ग्रहण होता है, लेकिन लिखने से तो अभिव्यक्ति होती है। बोलने से अभिव्यक्ति होती है, सुनने से ज्ञान तो होता है, लेकिन बोलने से तो अभिव्यक्ति होती है। दोनों ही क्या होने चाहिए? ग्रहण होने चाहिए। तो सुनने से भी ग्रहण होता है और पढ़ने से भी ग्रहण होता है। तो श्रवण और पठनयो ये जो है वो ग्रहण कौशल माने जाते हैं। 89 वाला क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन के अंदर अपन चलते हैं। 90 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। 90 वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथमम सोपानम। संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान होना चाहिए। तो संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान क्या हो चाहिए? धातु रूप शब्द रूप रटना, बच्चे नहीं कर सकते। श्लोकों का स्मरण से बच्चे नहीं कर सकते। संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों में संस्कृत संभाषण करना चाहिए। व्याकरण अवगमन, व्याकरण आनी चाहिए। व्याकरण भी छोटे बच्चे नहीं कर सकते। संस्कृत संभाषण का मतलब है जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर छोटे छोटे वाक्य जो है बच्चों को सिखाते हैं, वैसे ही हम संस्कृत भाषा में क्या करें? बच्चों को छोटे छोटे वाक्य बोलने सिखाएं, उनका अभ्यास करवाएंगे तो संस्कृत भाषा शिक्षण जो है वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं इसमें 91 वाला प्रश्न करते हैं। देखते हैं 91 प्रश्न, ये साहित्य से संबंधित आ गए। पहले अपने 10 क्वेश्चन जो थे वो टीचिंग मेथड से संबंधित थे, है ना, शिक्षण विधि संबंधित थे। अब 91 वाला प्रश्न जो है वो साहित्य का प्रारंभ होता है। देखते हैं, रामायणम कस्मिन छंदसी निबद्धम। रामायण जो है वो कौन से छंद में निबद्ध है? रामायण हमें पता है कि रामायण कौन से छंद में है? अनुष्टुप छंद में है, क्योंकि वाल्मीकि का सबसे प्रिय जो छंद था वो कौन सा था? अनुष्टुप था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। 92 वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि आदि काव्य सर्ग संख्या। आदि काव्य तो रामायण को कहा जाता है। आदि काव्य किसे कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। वाल्मीकि रचित गणेश लिखित, इसमें सर्गों की संख्या पूछी है और सर्गों की संख्या होती है 645। रामायण में सर्गों की संख्या है 645। अगला क्वेश्चन पूछा है कि संपाति का वृतांत। संपाति जो रामायण का एक पात्र है उसका वृतांत का मतलब कहानी रामायण में अस्मिन कांडे वर्तते, कौन से कांड में है? कौन से? तो संपाति का जो वर्णन आता है कौन से कांड में आता है? किष्किंधा कांड में आता है। रामायण में 7 कांड जो बताए गए, 7 कांडों में एक कांड आता है किष्किंधा कांड, और किष्किंधा कांड में संपाति वृतांत आता है। याद रखें विद्यार्थियों, वृतांत से संबंधित किसी भी पात्र के वृतांत से संबंधित जो कांड हैं उन कांडों के मध्य में से प्रश्न पूछे जाते हैं, निसंदेह पूछे जाते हैं। तो जो भी इसमें जो जितने भी मुख्य जो पात्र हैं, प्रधान जो पात्र हैं, उन पात्रों का वर्णन कौन से कांड में है उनका आप विशेष रूप से अध्ययन करेंगे तो आपको परीक्षा में ठीक रहेगा। और इस प्रकार के प्रश्न चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपकी ये थर्ड ग्रेड हो, सब में आते हैं। महाभारतस्य कः क्रमः, महाभारत की रचना का क्रम पूछा है यहाँ पे। महाभारत का क्रम क्या है? महाभारत भाई सबसे पहले उसका नाम महाभारत ही थोड़ी पड़ गया था, पहले उसको कहते थे जय। जय के बाद नाम पड़ा उसका भारत, और भारत के बाद नाम पड़ा इसका महाभारत। इसकी भी एक विधा है कि जय नाम क्यों पड़ा, भारत नाम कब पड़ा, महाभारत नाम कब पड़ा, इसकी कहानी है जो अपन अपनी साहित्य की पुस्तक में पढ़ेंगे, आराम से समझ में आएगी। यहाँ मैं बताऊंगा तो थोड़ी डिटेल हो जाएगी, आपको समय ज़्यादा लग जाएगा, तो आप एक बार इसको भी चेक कर लेना। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है 95 का, 95 वाला प्रश्न क्या कहता है, इसकी बात अपन कर रहे हैं
कि नैमिसारण्य महाभारतीयाम कथाम कह उक्तवान। नैमिसारण्य में, नैमिसारण्य जो स्थान का नाम है, वहां पे महाभारत की कथा किसने कही? नैमिसारण्य के अंदर कहने वाला कौन था? उग्रश्रवा था। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। वैशंपायन ने नहीं कही थी, शौनक, व्यास, इसकी कोई बात ही नहीं है। किसने कही थी? उग्रश्रवा ने कही थी। नेक्स्ट बात करें, साहित्य एक समझने वाली चीज है। इसके आंकड़े जो हैं वो अपने दिमाग में रहने चाहिए। इसमें कोई व्याकरण नहीं है, कोई विधा नहीं है, कोई कला नहीं है। जितना अभ्यास करोगे, जितना पढ़ोगे, बात अपने दिमाग में आती चली जाएगी, है ना। इसमें ऐसा तो है नहीं क्योंकि सूत्रात्मक कहानी जो सूत्र बताए जाए, नहीं, सीधे आंकड़े हैं। वो आंकड़े आपको ध्यान में रहने चाहिए। महाभारतस्य पर्वसु नाम अस्ति, महाभारतस्य पर्वसु न अस्ति, न अस्ति, न अस्ति, नहीं है। महाभारत के जो पर्व हैं उन पर्वों में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उद्योग पर्व है, वन पर्व है, स्त्री पर्व है, लेकिन युद्ध पर्व नहीं है। महाभारत में जो पर्व आते हैं, 18 पर्वों की जो बात आती है, उनमें युद्ध पर्व नहीं है। तो पर्वों के नाम भी आपको ध्यान रखने अत्यंत आवश्यक है, नहीं समस्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन, चलिए, और वो उनका क्रम भी याद रहना चाहिए। कौन सा पर्व पहले है, कौन सा पर्व बाद में, कौन सा पर्व है, कौन सा पर्व नहीं है, कौन से पर्व में कौन सी कहानी है, कौन से पर्व में कितने उप पर्व हैं, तो वो भी आपको श्लोक संख्या तक आपको क्या रखनी चाहिए? याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्या कि मेघदूतम इति काव्य यक्षस्य नाम की। मेघदूत जो नाटक है, मेघदूत जो नाटक है, तो उसमें जो है, उसमें काव्य के यक्ष का नाम क्या है? यक्ष और यक्षिणी का वृत्तांत इसमें आता है। कालिदास जी की जो रचना है मेघदूत, जिसको अपन गीति काव्य भी कह सकते हैं, खंड काव्य भी कह सकते हैं, है ना। तो ये मेघदूत जो है, मेघ को दूत बना करके दूत परंपरा प्रारंभ की थी कालिदास जी ने। दूत परंपरा यहां से प्रारंभ आती है। यहां पे जो यक्ष का जो नाम है वो कौन है? हेममाली। बहुत अच्छा प्रश्न है, अनेक बार परीक्षा में आ चुका है, आपको ये प्रश्न ध्यान में रखना चाहिए। कश्चित कांता विरह गुरुणा अत्र कम कश्चित शब्दस्य प्रयोग भवति। कश्चित मतलब यहां पे कश्चित शब्द का जो प्रयोग, कश्चित कांता विरह गुरुणा, ये जो कश्चित शब्द आया है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? कश्चित शब्द से प्रयोग है भवति। कश्चित शब्द का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है? यक्ष के लिए होता है। कोई है जो आपके विरह में है, वो ये विरह में कौन है? यक्ष है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि कश्चित शब्द किसके लिए आया है? तो कश्चित शब्द किसके लिए आया है? यक्ष के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। 99 वाला प्रश्न क्या कहता है? आज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 99 क्या कहता है कि अज इंदुमतीर विवाह वर्णनम रघुवंशे वर्तते। अज इंदुमती विवाह का वर्णन रघुवंश में है। रघुवंश में भी सर्ग है। सर्ग महाकाव्य में हमेशा सर्ग होते हैं, ठीक है। तो अज और इंदुमती, इनका विवाह का वर्णन रघुवंश में कौन से सर्ग में है? तो याद रखेंगे अज और इंदु। अरे भाई, अज और इंदु जब विवाह होते हैं तो 7 फेरे होते हैं। कितने फेरे होते हैं? 7। और 7वें, सप्त का मतलब ही 7, तो 7वें सर्ग में 7 फेरों का वर्णन है। किसका? अज और इंदुमती विवाह। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों में इस बीच में आपको एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने मेरी लगन और निष्ठा से इस पेपर का निर्माण किया, बनाया मैंने, और मुझे यूं लगता है कि इसमें से जो है आपको परीक्षा में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और जितने प्रश्न आपको मिले हैं 3rd ग्रेड के या मिलने वाले हैं, तो उन पेपर्स को आप, है ना, परीक्षा में जाने से पहले, उससे घंटे 2 घंटे 5 घंटे पहले जो है उन प्रश्नों का एक बार वापस उसकी रीडिंग कर लेना, जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। ऐसा नहीं हो कि आप हमारी बात न माने और पेपर देने के बाद आपको लगे कि यार उनकी बात मान लेते तो ठीक रहता। चलिए नेक्स्ट वाले प्रश्न की बात करते हैं। 100वां प्रश्न क्या कहता है? 100वां प्रश्न कहता है कि कुमार संभवम महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य कह नायक है। कुमार संभव जो है उसका जो है नायक कौन है? तो कार्तिकेय नायक नहीं है, गणेश नहीं है, नंदी नहीं है, इसके नायक हैं भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ। याद रखना, कार्तिकेय कर देते हैं, बच्चे कर देते हैं कार्तिकेय, कार्तिकेय नहीं, नायक तो कौन है? भगवान शंकर हैं, ये याद रखना है। वैदर्भी रीति संदर्भ एक है विशेषत्व। वैदर्भी रीति के संदर्भ में वैदर्भी रीति विशेष कौन है? वैदर्भी रीति है किसकी प्रसिद्ध? वैदर्भी रीति याद रखना, कालिदास जी जो हैं उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं, कालिदास जी का जो प्रिय रीति है, जो कला है, इसका रचनाओं की जो कला है, जो रीति है, जो वैदर्भी रीति है, वो किसकी है? कालिदास की है। नेक्स्ट प्रश्न अपन बात करते हैं 102। 102 का प्रश्न क्या कहता है कि किरातार्जुनियम जो है, भारविक की जो आती है रचना, किरातार्जुनियम महाकाव्य से रचयिता अस्ति।
है ना। इस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो किरातार्जुनीयम तो एकमात्र रचना किसकी है? भारवी की। ध्यान रखोगे, भारवी की रचना आती है कौन सी? किरात अर्जुनियम। किरात और अर्जुन दीर्घ संधि का शब्द है, किरात और अर्जुन, और यहाँ पे जो है द्वंद्व समास का ये शब्द बन जाता है। विद्वद औषधम किम काव्यम निगदितम। विद्वद औषधम किम काव्यम निगदित। निगदितम कहा गया है विद्वद, विद्वानों की औषधि। विद्वानों की औषधि जो कहा गया है वो नैषधीय। बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है। विद्वद औषधम, विद्वानों की औषधि किसे कहा गया है? नैषधीय चरितम कहा गया है। किसे कहा गया है? नैषधीय चरितम को कहा गया। चलिए नेक्स्ट 104 वाला प्रश्न अपन देखते हैं। 104 का प्रश्न क्या कहता है, इसकी बात अपन करें कि स्वप्न वासव दत्तम नाटके विदूषक से नाम। विदूषक का नाम बहुत बार पूछते हैं। विदूषक तो याद रखो, जिन जिन के हैं, अभी मांडव्य भी किसी का है ना, वसंतक भी किसी का है। आपको हर चीज का अपने को याद रखना पड़ेगा। तो स्वप्न वासव दत्ता जो है उसका जो विदूषक है वो कौन है? वसंतक है, याद रखोगे। वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्तम जो है, एक तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वासव दत्ता और स्वप्न वासव दत्ता दोनों में बहुत फर्क है। कई बार प्रश्न बच्चे गलत कर देते हैं, ये भी ध्यान रखना। स्वप्न वासव दत्ता और वासव दत्ता ये दोनों रचनाएं अलग अलग विद्वानों की हैं, और स्वप्न वासव दत्ता के जो विदूषक हैं वो कौन है? वसंतक है। लावणक दाहक कथा, लावणक गांव में जो दाह अग्नि की जो कांड हुआ था वो कस्मिन रूप के मतलब नाटक में घटिता आशित घटित हुआ था। लावणक गांव में जो अग्नि लगी थी वह जो घटना घटी थी वो कौन से नाटक में है? तो लावणक गांव आपको सबको पता है कौन से नाटक में थी? स्वप्न वासव दत्ता। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है वो अपन बात करते हैं 106। 106 वाला प्रश्न क्या कहता है कि धीवरेण शकुंतलाया अंगुलीयक प्राप्ति है कस्मिन अंके धीवर मछुआरे शकुंतलाया अंगुलिकया अंगूठी जो है कस्मिन अंके वर्णिता, है ना। मछुआरे के द्वारा शकुंतला की जो अंगुली मिली थी उस अंगुली का जो प्रसंग है, उनका जो वर्णन है वो कौन से अंक में है? तो कौन से अंक में है? षष्ठ अंक में। और इसी अंक के नाम पर ही इस जो नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम पड़ा था, जो अंगुली को देख करके उसकी अंगूठी को देख करके, है ना, अंगूठी को देख करके जो है वो उदयन जो है उसको याद आता है। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान में रखना है। कौन से अंक में? छठे अंक में उस अंगूठी को देख करके उसको याद आता है। किसकी? शकुंतला की याद आती है। पूरा वृतांत तो उसके समझ में आता है कि हमने तो गलत किया जो उसको ठुकरा दिया था, है ना। इस अभिज्ञान से इसका नाम क्या पड़ा था? इस नाटक का नाम पड़ा था अभिज्ञान शाकुंतलम। 107 वाला प्रश्न कहता है वासव दत्ता है अपरम नाम। वासव दत्ता का दूसरा नाम क्या था? तो पद्मावती के रूप में वो रही थी। किसके रूप में रही थी? पद्मावती का रूप में रही थी। चलो, दूता तो नहीं, ये तो मर्चकटिम वाली बात है। बकुली वली का नहीं, ये भी नहीं, अवंतिका भी नहीं, पद्मावती की बात आती है। वासव दत्ता का अपर मानी होता है दूसरा नाम क्या था? पद्मावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 108। क्या कहा है? क्या कहते हैं कि लिम्पति व तमोंगानी वर्षति वांजनम नभय इति पंक्ति। यह पंक्ति जो है ये उत्प्रेक्षा अलंकार का ये बनता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की है ये पंक्ति। प्राप्य थे, कहाँ प्राप्त होती है? लिम्पति व तमोंगानी वर्षति वांजनम नभय। बहुत अच्छा श्लोक आता है ये, और याद रखना है ये मृच्छकटिकम से लिया गया है ना। शूद्रक का जो नाटक है मृच्छकटिकम, वहां से ये लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 109। चारुदत्त पत्न्या पुत्र से नाम। चारुदत्त की पत्नी और पुत्र का नाम पूछा गया। बिल्कुल पहला ही इसमें दूता तो उसकी पत्नी थी, रोहसेन उनका क्या था? पुत्र था। चारुदत्त जो ब्राह्मण नायक था, उस ब्राह्मण नायक की जो पत्नी थी, पूर्व पत्नी, वो दूता थी, और उसका पुत्र जो था वो कौन था? रोहसेन था। गर्भ नाटक में मतलब इसमें यूं पूछा है कि ये जो नाम दे रखे हैं जिसमें उसमें से गर्भ नाटक कहते हैं नाटक के अंदर रचा हुआ नाटक के अंदर नाटक। और ये कहाँ हुआ था? उत्तर रामचरित में हुआ था। तो ये ध्यान रखोगे, नाटक के अंदर जो नाटक की रचना होती है उसको गर्भ नाटक कहते हैं, और वो है उत्तर रामचरितम। चलिए केवल उत्तर रामचरित में नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये तो विकल्प पे डिपेंड करता है कि अपने को विकल्प कौन कौन से मिले हैं, ये ध्यान रखना है। उत्तर रामचरिते छायांक वर्तते। उत्तर रामचरित जो है उसमें छायांक कौन सा है? तो उत्तर रामचरित में छायांक नाम रखा है। याद रखो, अंकों की क्या दे रखे हैं? अलग अलग नाम। जो अंक है उस अंक का नाम दे रखा है, तो आपको अंक का क्रम और उसका नाम भी याद रखना अत्यंत 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 आवश्यक है। याद रखोगे, ये प्रश्न मेरे लिए बहुत अच्छा बनता है। केवल छायांक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी अंक हैं उन अंकों के जो नाम है वो नाम आपको याद होने चाहिए। तीसरा अंक, चलिए 112। वर रुचि इति अपरम। अपर मानी दूसरा। वर रुचि का दूसरा नाम क्या था? कात्यायन नाम था। ठीक है, वर रुचि का दूसरा जो नाम था वो क्या था? कात्यायन नाम था इसका। चलिए ठीक है,
तो मूल नाम तो उनका वररुचि था, कात्यायन उनकी गोत्र थी, लेकिन कात्यायन के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन इसमें 113 उष्म वर्णानाम कृते प्रत्याहारा वर्तते। उष्म वर्ण कौन से होते हैं? उष्म वर्ण तो स होते हैं, और स जो आते हैं वो कौन से प्रत्याहार में आते हैं? सल प्रत्याहार में आते हैं। हरिश्व न भवती, ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न प्रारंभ हो गए। हरिश्व न भवती, हरिश्व नहीं है, अकार तो हरिश्व है, लरिकार भी हरिश्व है, रिकार भी हरिश्व है, एकार तो भैया हरिश्व नहीं है, दीर्घ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें 115 वाला क्वेश्चन। 15 वाला प्रश्न क्या कहता है कि झ वर्ण का उच्चारण स्थान, तो झ वर्ण का उच्चारण स्थान सबको पता है, झ वर्ण का उच्चारण होता है तालु, इचू यसा नाम तालु, इचू यसा नाम तालु, इचू य स, इन सब का उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें अगला क्वेश्चन कहता है कि स्पर्श वर्णानाम आभ्यंतर, आपको पता है आभ्यंतर यत्न दो होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर जो होते हैं वो होते हैं 5, और बाह्य जो होते हैं वो कितने होते हैं? 11। स्पृष्ट, ईसद स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत, ये आभ्यंतर होते हैं। इसमें पूछा है कि स्पर्श वर्ण, तो स्पर्शः स्पृष्टा सूत्र आता है, स्पर्शः स्पृष्टा, जो स्पर्श है वही कौन है? स्पृष्ट है। स्पर्श वर्णों में होते हैं कैसे लेके मैं तक, और कैसे लेके मैं तक कुल वर्ण होते हैं 25, और 25 वर्ण जो होते हैं वो कौन से होते हैं? स्पृष्ट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 117 नंबर का, और ये प्रश्न क्या कहता है इसको अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये कहता है कि यण वर्णा नाम उच्चारण स्थान है बाह्य प्रयत्न से नाम अस्ति। ये जो यण वर्ण है, यण का मतलब यण प्रत्याहार है, और इस प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, य व र ल, है ना। यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 4, य व र ल, य व र ल, इनको यण वर्ण कहते हैं। य से लेके अणय तक की बात आती है, अणय इसमें इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, य व र ल। ठीक है, ये जो य व र ल वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण तो होते ही होते हैं। अल्प प्राण में जो वर्ण आते हैं वो 1, 3, 5 वर्गों का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण इसके अंदर आता है। इसके साथ ही इसमें जो है वो 1, 3, 5 के साथ य व र ल वर्ण इसमें आते हैं। य व र ल अल्प प्राण तो होता है, महाप्राण इसमें नहीं आता, महाप्राण में स आते हैं। घोष वर्ण के ऊपर विचार करते हैं। विवार नहीं होता, विवार श्वास अघोष जो होते हैं, विवार श्वास अघोष, उसमें वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आता है, और तीनों स आते हैं। तीनों इसमें क्या आते हैं? स आते हैं। विवार श्वास अघोष में ये आता है। घोष यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है पेपर में, तो आप प्लीज इसको थोड़ा ध्यान दे लेना। आंसर इसका अल्पप्राण है, हालांकि यणवर्ण अल्पप्राण भी होते हैं, घोष भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे घोष नहीं लिखा होना चाहिए था। घोष शब्द से पहले ए लगा होना चाहिए था, इसका मतलब ये अघोष लिखा हुआ था, यहाँ पे अघोष लिखा हुआ था। बाय मिस्टेक यहाँ पे घोष से पहले जो ए वर्ण था वो हट चुका है मिसप्रिंट की वजह से, तो इसमें आप घोष की जगह क्या मानेंगे? अघोष मानेंगे, तो आपका आंसर बनेगा अल्पप्राण। और यदि आप दोनों मानते हैं कि भाई ठीक है अल्पप्राण भी है तो घोष भी है, तो आपको आंसर के रूप में जो है वो मैं कह दूंगा, आंसर शीट में आपको ए और सी दोनों आंसर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तुल्याशय प्रयत्नम इति किम, ये संज्ञा से लिया गया है, तो तुल्याशय प्रयत्नम सवर्णम। तुल्याशय प्रयत्नम सवर्ण का मतलब क्या होता है इसमें कि जो आस्य का मतलब, यहाँ इस आस्य का मतलब होता है उच्चारण स्थान, तुल्य का मतलब समान, जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न में कौन सा? आभ्यंतर प्रयत्न। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिनका एक ही होता है, जिनका एक ही आभ्यंतर प्रयत्न, एक ही यत्न होता है, एक ही उच्चारण स्थान होता है, वो वर्ण आपस में क्या कहलाते हैं? सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। जैसे अपन बात कर लें ए और ए, या ए और आ की बात कर लें, ए कंठ से बोला जाता है, आ भी कंठ से बोला जाता है, तो कंठ तो इनका हो गया उच्चारण स्थान, और इनका जो है वो इनका जो यत्न होता है, आभ्यंतर यत्न होता है विवृत। तो कंठ और एक ही उच्चारण स्थान, एक ही आभ्यंतर यत्न, अतः यहाँ पे जो बनेगा वो सवर्ण संज्ञक हो जाता है। 119 में पर है सन्निकर्ष संहिता, पर है सन्निकर्ष संहिता, तो पर है सन्निकर्ष संधि विधायक सूत्र है, और संधि का होता है संहिता, तो इसमें रिक्त पूर्ति आ जाएगी। 120 का प्रश्न देखते हैं अपन क्या है। 120 वाला प्रश्न, 120 में है चमूर्जा, तो चमूर्जा इत्यत्र संहिता संज्ञकौ वर्णौ स्तः, चमूर्जा, और चमूर्जा संहिता संज्ञकौ वर्णौ पूछा है, तो यहाँ संहिता मतलब संधि जो है वो किन किन वर्णों के मध्य हुई है। चमूर्जा शब्द का जब संधि विच्छेद करते हैं तो चमू प्लस क्या आता है?
ऊर्जा आता है। और हमने देखा कि इधर भी दीर्घ ऊ है और इधर भी दीर्घ ऊ है, तो इसका मतलब ऊ और ऊ जो है इनमें दोनों के बीच में क्या हुई है, संहिता कार्य हुआ है। एतौ परस्परम सवर्णो न स्तः, इन दोनों में परस्पर सवर्ण नहीं। अभी मैंने कहा था सवर्ण वही होता है जिनका एक ही उच्चारण स्थान और एक ही क्या हो, आभ्यंतरी होता है। ई का उच्चारण स्थान तालु होता है और विवरित इनका होता है री और री। हालांकि री का उच्चारण स्थान तो होता है मूर्धा और री का उच्चारण होता है दंत, लेकिन री री वर्णियो मिथः सवर्णम वाच्यम, री री वर्णियो है मिथः सवर्णम वाच्यम। इसका मतलब यूं कहता है वार्तिका कि री और री वर्ण आपस में क्या होते हैं, समान वर्ण होते हैं। ए ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ तालु होता है, और कंठ तालु का मतलब यूं हो गया, कंठ तालु का मतलब यूं हो गया कि इसमें दो उच्चारण स्थान, कंठ और तालु, तो दो नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए। अतः ये क्या नहीं है, सवर्ण संज्ञक नहीं है, और आ बिल्कुल सवर्ण संज्ञक है। अतः यहाँ पे जो है उनका उत्तर ये बनेगा। 122 वाला प्रश्न देखते हैं, चलिए। संहिता कुत्र नित्यान्वय होती। संहिता का मतलब संधि, संधि नित्य कहाँ नहीं होती, एक पद में होती है विद्यार्थियों, धातु और उपसर्ग के बीच में तो सदैव होती है, समास में सदैव होती है, वाक्य में विविक्षा पे होती है, वाक्य में करने वाले की इच्छा पर है, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपना 123, तो इसकी बात कर लेते हैं अपन। हसी च अस्य उदाहरणम नास्ति, हसी च जो है इसका उदाहरण नहीं है। तो हसी च का मतलब यूं हो गया कि भाई आगे जो है वो हस प्रत्यार, विसर्ग से परे हस प्रत्यार, इसमें तो है काका प्लस जयती होता है, इसमें भी है मन है प्लस रथ होता है, नीरस शब्द है वो अलग है, तमोगुण तम है प्लस गुण होता है। हसी च में हमेशा ध्वनि जो आती है वो लगभग किसकी आती है, ओ की आती है, यहाँ नीरस शब्द है, ये रोरी सूत्र का है, अतः इसमें ये नहीं है, यह आ जाएगा। रोरी का सूत्र का है, रोरी के बाद में ढ्रैलो पे पूर्वश दीर्घवर्ण है, इसका सूत्र का ये वर्ण आता है, तो ये इसका नहीं है। श्री वीर भूमे गुणई है इत्यत्र संधि हस्ती, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं, श्री वीर भूमे है शब्द आता है, ये है ना, श्री वीर भूमे है और प्लस गुणई है, इस प्रकार से शब्द बनता है। तो विसर्ग आता है, विसर्ग आता है, इसका मतलब संधि कौन सी है, ये विसर्ग संधि इसमें बनती है, ऋत्व विसर्ग संधि। 125 वाला प्रश्न, प्रथमा विभक्ति है सात, प्रथमा विभक्ति होती है, बिल्कुल पता है किस में होती है, परिमाण में, है ना, किस में होती है, परिमाण मात्र, ठीक है ना, धातु में नहीं होती, प्रत्यय में नहीं होती। अब प्रथमा विभक्ति हमेशा किस में होती है, परिमाण में आती है, जिसमें अपन द्रोणो व्रीहि आदि वगैरह करते हैं। वाक्यम इदम संशोधयत बालाहा दुग्धम पिबामी, बालाहा ये बहुवचन का है, बहुवचन का है तो क्रिया एक वचन की नहीं आ सकती। इसका मतलब यूं आ गया कि बालाहा दुग्धम, बालाहा बहुत सारे बालक, दूध जो है पिबंती पीते हैं, बालाह ये बहुवचन है ना, यहाँ भी बाला बहुवचन है, यहाँ भी बाला बहुवचन, यहाँ भी बाला बहुवचन, दुग्धम पिबती ये एक वचन की क्रिया है, और ये जो है पिबंती इसमें जो दे रखा है इसमें दुग्धानी नहीं आएगा, है ना, ये भी बात अपनी याद रखनी है। और बालाहा दुग्धाम ये नहीं हो सकता, तो दुग्धम होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें 127 वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वाक्यम इदम संशोधित अहम त्वम च पठामि, अहम त्वम च पठामि, अहम त्वम च पठामि, अहम त्वम च, बंदे तो हैं दो और दो के साथ आ रहा है एक वचन, एक वचन नहीं आना चाहिए, द्विवचन आना चाहिए, तो अहम त्वम च पठामी के बाद में क्या आता है, द्विवचन में पठावे, तो इसका जो आंसर बनेगा अहम त्वम च पठावे। कदोम ई है क संधि, कदोम शब्द में संधि कौन सी है, कदोम शब्द में देखो कदा प्लस ओम और ओमांगोश्च सूत्र आता है किसका, पररूप संधि का, तो कदोम शब्द जो है वो पररूप संधि का उदाहरण बनता है। नेक्स्ट बात करें अपन इसमें 129, यस्य च भावेन भाव लक्षण, यस्य च भावेन भाव, भावेन भाव, भावेन भाव क्रिया से क्रिया, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है, तो रामे वनम गते सती दशरथ प्राणानते सता, सती सप्तमी भी कहते हैं, तो सप्तमी विभक्ति आती है। बही योग हमेशा पंचमी आती है, किसके योग में, बही के योग में, ग्रामात बही, हमेशा पंचमी विभक्ति इसमें आती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं अपन इसमें 131, जगत है कर्ता वासुदेव है कृष्ण इत्यत्र अनुक्तम कर्म, अनुक्त कर्म जो है ना, कर्तृकर्मणो कृति है, सूत्र जो आता है इसका कर्तृकर्मणो कृति है, तो इसमें क्या क्या कहा है कि कर्ता और कर्म में षष्ठी का प्रयोग होता है। कर्ता और कर्म में, अगर वाक्य में कर्ता है तो षष्ठी, कर्म है तो षष्ठी, और वाक्य में यदि कर्ता और कर्म दोनों है,
दोनों, तो कर्ता में प्रथमा आएगा और उसमें क्या हो जाएगा, कर्म में क्या आ जाएगी, षष्ठी आ जाएगी। तो वासुदेव कृष्ण जो है वो कर्ता, कर्ता क्री धातु के साथ त्रिच प्रत्यय करने से शब्द बना कर्ता, और त्रिच जो है वो क्या है, कृत प्रत्यय से युक्त है। इसका मतलब यूं हो गया कि यहाँ पे जगत शब्द जो है ना, जगत शब्द यहाँ पे कौन सा अनुक्रम है, इस जगत शब्द में षष्ठी शब्द, षष्ठी व्यक्ति का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। अधिहरि इति समस्त पदस्य लौकिकम विग्रहम किम, अधिहरि है ना, अधिक योग में सप्तमी व्यक्ति का आता है, तो अधि जहां भी होता है वहां पे आगे वाले जो संज्ञा शब्द होता है उसमें सप्तमी लगती है, सप्तमी लगती है, हरव और अधिक को हटा के हमने कर दिया इति। हरो नहीं होता है, हरियो नहीं होता है, हरिणाम नहीं होता है, हरव इति सप्तमी लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 133। तो यू का लिक्ष्म जो है इसमें अपना कौन सा बन जाता है, द्वंद्व। यू और लिक्ष की बात आती है, जुगों और लीक की बात आती है, द्वंद्व समास दोनों का समूह होता है, सूक्ष्म जीवों का समूह द्वंद्व समास में होता है। उन्नस और प्रज्ञु, उन्नता नासिका यस्यस है, यस्यस है, यस्यास है, इस प्रकार की जो बात आती है वो हमेशा किसमें आती है, बहुव्रीहि समास में आती है, क्योंकि इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न आता है 135, वो कहता है बहुव्रीहि समास का विधि सूत्र क्या है। तो बहुव्रीहि समास का विधि सूत्र अनेकम अन्य पदार्थ है। अनेकम अन्य पदार्थ है मतलब क्या होता है कि जो पद होते हैं, अनेक सारे पद होते हैं, अनेकों का खुद का अर्थ न होकर कोई अन्य पद की क्या होती है, इसमें अर्थ की प्रधानता होती है, इसलिए इसका आंसर जो बनता है अनेकम अन्य पदार्थे बनता है। 136 का जो क्वेश्चन है वो कहता है पचनियम इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय। पचनियम पच धातु है भाई, पच धातु है, अनियम अनियर प्रत्यय है, तो ये बन गया पच प्लस क्या है, अनियर। अनुशासनम में अनु उपसर्ग है, सास धातु है, अनम इसमें हुआ है, अनम नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग मतलब लुट, अणुवल का नहीं होता, अकह इका अकम होता है, इसका तहता तम होता है, इसका सानच का आना है, आना आनम होता है। तो लुट का जो होता है वो यू शेष रहता है, और यू का यूअर नाको सूत्र से यू का क्या हो जाता है, अनम हो जाता है, और ये धातु के साथ लग जाता है, नपुंसकलिंग शब्द का निर्माण करता है। 138 वाला जो प्रश्न बनता है अपना, वो क्या कहता है कि शिष्य जो पद है उसमें प्रत्यय कौन सा है, शिष्य पद में, तो शिष्य सास धातु से बनता है, और सास धातु में है ना कैप प्रत्यय करने से, क्योंकि एति स्तु सास व्री द्री जुस कैप इस प्रकार की बात आती है, तो सास धातु से क्या बनता है, कैप प्रत्यय करने से शिष्य बनता है। अध्याय जो है, अध्याय इसमें अधि प्लस ई प्लस प्रत्यय है, और प्रत्यय यहाँ पे आता है घय प्रत्यय, और घय प्रत्यय करने से क्या शब्द बनता है, अध्याय शब्द बनता है, तो इसमें जो आंसर बनेगा वो घय बनेगा। 140 वाला प्रश्न अपन देखते हैं। यत प्रत्यांत शब्द है वर्तते, यत यत प्रत्यांत शब्द है। अब यत जो है अचोयत, अचोयत का मतलब स्वरांत धातु के साथ, सास की हमने बात की थी, ये तो क्या प्रत्यय से युक्त है, सास धातु क्या प्रत्यय। कार्यम की अपन ने बात की थी, क्री धातु है, क्री धातु के साथ अपन अण्यत प्रत्यय करते हैं ना, क्री धातु के साथ अपन क्या करते हैं, अण्यत प्रत्यय करते हैं ना, तो क्या बनता है, ये कार्यम शब्द बनता है। सास धातु के साथ यह प्रत्यय करते हैं तो सास धातु के साथ क्या प्रत्यय करते हैं तो शिष्य शब्द बनता है। मृज्य जो है वो मृज धातु है, कौन सी धातु है, मृज धातु के साथ क्या प्रत्यय करते हैं, मृज धातु के साथ क्या प्रत्यय करते हैं, शब्द बनता है मृज्य। मृज्य का मार्ग्य भी बनता है, मृज्य का क्या बनता है, मार्ग्य बनता है, लेकिन मार्ग्य बनेगा अण्यत प्रत्यय करने से, याद रखना। मृज से यदि मार्ग्य बनता है तो अण्यत होगा, मृज से यदि मृज्य बनता है तो कौन सा होगा, क्या होगा। ज्ञेय में ज्ञा धातु है, और ज्ञा है स्वरांत धातु, और स्वरांत धातु का मतलब अचोयत, और अचोयत के साथ कौन सा प्रत्यय लगता है, यत प्रत्यय लगता है, अतः यहां पे क्या बन गया, ये। मतु प्रत्यांत ना अस्ति, मतु प्रत्यांत नहीं है। देखो मतु प्रत्यांत तो कृदंत नहीं है, तदित है। मतु प्रत्यांत जो है वो कृदंत नहीं है, मतलब धातु के साथ नहीं लगता, बल्कि क्या इसके शब्द के साथ लगता है। अब आप देखोगे यहाँ पे गुण, गुण जो है गुण जो है वो शब्द है, गुण के साथ वान लगा, श्री एक शब्द है उसके साथ लगा, और धी, धी भी एक शब्द है, ये भी इसमें कौन लगा, मतुप लगा। लेकिन यहाँ पे मोदमान जो शब्द बना है वो मुद्द धातु से बना है। किस धातु से बना है, मुद्द धातु से। इसका मतलब इसमें धातु है, और धातु है इसका मतलब यूं हुआ कि धातु है तो कृदंत प्रत्यय होना चाहिए था, बल्कि मतुप प्रत्यय तो क्या है, तदित है, अतः इसका जो आंसर बनेगा मोदमान बनेगा। 142 वाला प्रश्न देखते हैं। चलिए, घय संज्ञा को प्रत्यय का, घय संज्ञा किसकी, तरप तमापौ घय, याद रखना, तरप तमापौ घय, तरप तमापौ घय, याद रखना, तरप तमापौ। सत्री और सानच इन दोनों की तो सत संज्ञा होती है, सत्री सत, सत सत्री सानच आता है ना, तो सत्र सत, ये ध्यान रखना है। मायाविनम मित्रम रिक्त स्थानम पूर्ति गुरु, है ना, मायाविनम मित्रम, ये इस प्रकार की जहां भी बात मायावी वगैरह की बात आए वहां पे हमेशा धिक का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये धिकारने वाली बात है। छल कपट माया इन प्रकार की जहां भी बात आती है वहां अव्यय के रूप में किसको प्रयोग होता है, खलु का मतलब निश्चय होता है, यानी नीचे ही इनका नहीं, धिक का प्रयोग इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, यहां पे
दे रखा है कि अहम अद्य इह आगत्य उच्चैः गीतम गीत्वा च इदानीम इतः कुत्र गमिष्यामि इति वाक्ये अव्ययपदानि सन्ति। इस वाक्य में, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में जो है वो अव्यय पद कितने हैं? तो देखो अहम के रूप चलते हैं, नहीं है ये, है ना। अद्य अव्यय है, ई है, अद्य है, ये है। आगत्य मतलब क्या हुआ? कत्वा प्रत्यय से युक्त, है ना, या लप प्रत्यय से युक्त ये जो होते हैं वो क्या माने जाते हैं? अव्यय माने जाते हैं। उच्चैस होता है, गीतम नहीं है, गीत्वा कत्वा प्रत्यय से युक्त है, च भी है, और इदानीम भी है, इतः भी है, कुत्र भी है, गमिष्यामि नहीं है। इसका मतलब इनको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये अव्यय कितने हो गए इसमें? 9 अव्यय हो गए। याद रखो कत्वा और लैप प्रत्यय से युक्त और तुमुन प्रत्यय से युक्त, कत्वा और लैप प्रत्यय से युक्त, तुमुन प्रत्यय से युक्त और अव्ययी भाव समास के जो शब्द हैं वो सभी क्या माने जाते हैं? अव्यय माने जाते हैं। अव्यय का मतलब होता है जिसको अपन जिसमें रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते, लिंग विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, काल के आधार पे वो अव्यय होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, गच्छतु भवान दर्शनाय। ये अव्यय से संबंधित है। गच्छतु भवान पुनः दर्शनाय, तो इसमें पुनः शब्द आपने आया है पुनर्, तो इसको अपन करेंगे। चलिए 146 वाला प्रश्न अपन देखते हैं। 146 वाला प्रश्न क्या कहता है कि व्यायाम है इत्यत्र उपसर्गः नास्ति। व्यायाम है, यहाँ पे उपसर्ग नहीं है, तो व्यायाम शब्द का पहले अपन थोड़ा सा करके देख लेते हैं। वी प्लस आंग प्लस इस प्रकार की बात इसमें आती है, तो इसका मतलब वी भी उपसर्ग है और क्या है? आंग भी उपसर्ग है। वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, वी और आंग दोनों उपसर्ग हैं। अव इसमें उपसर्ग नहीं है, तो इसका मतलब ये बन गया अव। सैनिक है पलायते, ये तो बहुत बार पूछा गया है। पलायते शब्द के अंदर उपसर्ग पूछा जाता है। पलायते शब्द में याद रखना, पलायते शब्द में उपसर्ग जो है वो परा उपसर्ग। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जा चुका है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पलायते शब्द में परा उपसर्ग है। 148वां प्रश्न, भू धातु लंग लकारे मध्यम पुरुष बहुवचन। भू धातु पूछी है, लंग लकार भूतकाल का है, मध्यम पुरुष का है और क्या है? बहुवचन है। ये ध्यान रखना, एक तो ये अभवत और ये अभवत दोनों में देखो आप, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसके नीचे हलंत नहीं लगा हुआ। हलंत लगा हुआ एक वचन का है और नहीं लगा हुआ बहुवचन का है, याद रखना। ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो इसमें आंसर ये बनेगा। हलंत वाला आप ध्यान रखना। एद धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। एद धातु लट लकार उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष का क्या पूछा है? एक वचन। तो ये जो धातु हैं आपके जो आपकी आत्मनेपदी धातु जो हैं वो दो ही हैं, भू और एद दो ही दे रखे हैं, दोनों में याद रखना। 1% निश्चित रूप से इसमें आता है। 150 अंतिम वाला प्रश्न अपन देखते हैं कि मति शब्द का षष्ठी एक वचन रूप। मति शब्द का षष्ठी एक वचन, तो षष्ठी एक वचन जो है मत्या, षष्ठी एक वचन जो है षष्ठ्या एक वचन जो है उसमें मत्या और मते आता है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मत्या और मते आता है। हालांकि शब्द रूप और धातु रूप में से हमने से प्रश्न मैंने कम लिए हैं, क्योंकि ये निश्चित आंकड़े होते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि शब्द रूप और धातु रूप में से जो प्रश्न हैं वो 2-2 तो शायद आएंगे और 4 प्रश्न आने की मैं मानता हूं, और मैंने इसमें 3 प्रश्न दिए हैं, तो एक आध प्रश्न और इसमें बढ़ सकता है। हमने 150 प्रश्न हल किए हैं। प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा वो आप बताओगे। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो भी आप शेयर करोगे। जय हिंद, जय प्रयास।